आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हम लोग पिछली क्लास यानी 11th में पढ़ चुके हैं। पहला क्या है? पहला है सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइन क्यों? वेल डिफाइन इसलिए कि जब हम कुछ एलिमेंट या किसी एलिमेंट को एक सेट में रखते हैं, वो सभी एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को कॉमन प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसको वेल डिफाइन होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सेट को जो बोलते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। और सेट को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसमें उसको स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी, ई इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होता है और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इसी को भी बोलते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म। अगर मान लीजिए ए कोई सेट हो, ए इज इक्वल टू कोई सेट हो, मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेट ऑफ वॉवेल क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं या फिर मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम लोग शो करते हैं लिखकर, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो जाता है। दूसरा इसमें होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें से एक किसी और वेरिएबल में इसको स्टोर करके हम लोग वेरिएबल की डिफिनीशन लिख देते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे करली ब्रेसेस एक्स सच दैट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट। अब एक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से अगर हम लोग सभी एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखते हैं उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। अगर उसको हम लोग किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं तो वह सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये दोनों लिखने का तरीका होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए ए कोई सेट हो, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 हो, और कोई सेट बी इज इक्वल टू ए और बी हो, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी हम लोग निकालें तो यही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का जो एलिमेंट है वो बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तो अगर ए का पहला एलिमेंट 1 है तो 1 ए के साथ भी पेयर बनाएगा, 1 बी के साथ भी पेयर बनाएगा, 1 का दोनों के साथ पेयर हो गया, फिर 2 बनाएगा, 2 ए के साथ भी बनाएगा, फिर 2 बी के साथ भी बनाएगा, फिर 3 का 3 ए के साथ भी बनाएगा और 3 बी के साथ भी बनाएगा। सबका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, अब ए क्रॉस बी हम लोग निकालें, अगर बी क्रॉस ए हम लोग निकालेंगे तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले इसको लिखेंगे। ए 1 के साथ पेयर बनाएगा, फिर ए 2 के साथ पेयर बनाएगा, फिर ए 3 के साथ पेयर बनाएगा। उसके बाद बी सब के साथ पेयर बनाएगा, बी 1 के साथ पेयर बनाएगा, बी 2 के साथ पेयर बनाएगा, बी 3 के साथ पेयर बनाएगा। तो अगर ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे तो ए के एलिमेंट पहले रहेंगे, अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग तो बी के एलिमेंट पहले रहेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्डर्ड पेयर जो बना है 1, ए, और यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर आया है ए, 1, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर मैटर करता है। अगर इस तरह से कोई हो, मान लीजिए यहाँ पर ए, बी इक्वल टू सी, डी हो, इस तरह से, इसका मतलब होता है ए की वैल्यू सी के इक्वल है और बी की वैल्यू डी के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 1, ए है, अगर ए की वैल्यू 1 ना हो तो ए, 1 ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं।
ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। चलिए रिलेशन देखते हैं। इसके बाद रिलेशन क्या होता है, ये होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले लें, अगर ए इज इक्वल टू कोई सेट हो 1 2 2, बी इज इक्वल टू कोई सेट हो बी इज इक्वल टू ए, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे तो 1 का ए हो जाएगा, फिर 2 का ए हो जाएगा, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जो भी इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा वो इसी का सबसेट होगा। अगर r इज इक्वल टू दे 1 कामा ए, इसका मतलब जो r इज इक्वल टू 1 कामा है एक रिलेशन और इसका सबसेट है। इसको लिखने का और तरीका क्या होता है, रिलेशन को हम लोग अगर मान लीजिए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए अब इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर मान लीजिए ए का एलिमेंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 है ए का एलिमेंट, और बी का एलिमेंट क्या है ए है, तो 1 जो है ए से रिलेट कर रहा है। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है 1 आर ए, यानी कि 1 ए से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को डिनोट करते हैं, और रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। अब इसके बाद एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए n ऑफ ए इज इक्वल टू पी, यानी कि ए सेट में p एलिमेंट हैं, n ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि b सेट में q एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में यानी कि n ऑफ a क्रॉस b में p इंटू क्यू एलिमेंट हो जाते हैं। ये तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और देखिए अगर इसका हम लोग पावर सेट निकालें तो इसके पावर सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 की पावर p। अगर इसका हम लोग पावर सेट में एलिमेंट निकालें तो उसमें हो जाएंगे 2 की पावर q। उसी तरीके से n का a क्रॉस b में इसके हम लोग पावर सेट में एलिमेंट निकालें तो इसके पावर सेट में एलिमेंट हो जाएंगे 2 की पावर पी क्यू। और देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वो होता है ऑल पॉसिबल सबसेट का सेट, मतलब किसी सेट की टोटल जितने पॉसिबल सबसेट हैं अगर उसका एक सेट बना दिया जाए तो उस पावर सेट होता है। और जो रिलेशन होता है वो जो रिलेशन होगा वो इसी का ना कोई सबसेट होगा, तो यानी इसी का कोई सबसेट होगा। तो मान लीजिए पावर सेट में से कोई एलिमेंट होगा, तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने होते हैं 2 की पावर पी क्यूब। टोटल रिलेशन कैन बी 2 की पावर पी क्यू, मतलब टोटल रिलेशन मैक्सिमम टोटल रिलेशन 2 की पावर पी क्यू हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डोमेन और रेंज। अगर मान लीजिए कोई सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से कोई सेट है b इज इक्वल टू बी सी, ठीक। अगर रिलेशन कोई दिया r इज इक्वल टू 1 b 2 c 3 b, अगर इस तरह से कोई रिलेशन दिया है तो देखिए पहली बार जब डोमेन निकालना होगा तो हम रिलेशन का डोमेन निकालेंगे। अब इसका अगर हम लोग डोमेन देखेंगे तो डोमेन अगर मान लीजिए रहने दीजिए, चलिए अगर इसका हम लोग डोमेन देखेंगे, डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो इस केस में डोमेन ए हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है बी सी, यहाँ भी बी है यानी कि बी को एक बार लिखेंगे सी को एक बार। तो इस तरह से रिलेशन में अगर पूछे डोमेन निकालने के लिए पूछे तो जो रिलेशन दिया रहेगा उसके ऑर्डर्ड पेयर में पहले जो एलिमेंट है उनका जो सेट होगा वो डोमेन हो जाएगा। और अगर रेंज पूछेगा तो उसमें जो दूसरे एलिमेंट का सेट होगा वो रेंज हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। R2 इज इक्वल टू 1a और दूसरा हो सकता है 2a। अगर ये रिलेशन दिया, अगर इसमें हम लोगों को डोमेन पूछ लेगा, डोमेन जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है, तो पहला एलिमेंट 1 है और 2 है, तो यानी कि करली ब्रेसेस में 1 2। और रेंज क्या हो जाएगा,
रेंज जब दोनों में है यानी कि रेंज 1 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी रिलेशन का हम लोग डोमेन निकाल लेते हैं और रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन उसके ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है और रेंज उसके ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होता है। अब देखिए, अभी तक जो भी हम लोग रिलेशन देखे हैं, रिलेशन इस तरह का देखे हैं, रिलेशन A to B। अगर यहाँ पर B सेट ना होके इस तरह का हो जाए रिलेशन A to A, तो जो इस तरह के होते हैं उन्हीं को बोला जाता है रिलेशन इन सेट A, यानी कि A का A में ही रिलेशन। तो इस तरह के रिलेशन को अब हम 12th में जब आगे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो इसी तरह के हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, सेम सेट में रिलेशन। अब इसके बाद हम लोग इनवर्स रिलेशन देख लेते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब देखते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ रिलेशन। अगर मान लीजिए कोई सेट A इज इक्वल टू है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 9 और 10 ले लीजिए, ठीक। और अगर R इज इक्वल टू दिया है, R इज इक्वल टू रिलेशन दिया है A, B सच दैट, रिलेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू, A कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, सॉरी टेबुलर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म। ए सेट बिल्डर फॉर्म है। R इज इक्वल टू A, B और A और B को हम लोग डिफाइन करेंगे, B इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक। अब अगर R की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर A की वैल्यू 1 लेंगे तो B की वैल्यू A स्क्वायर होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। फिर अगर 2 लेंगे तो B की वैल्यू A स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, बाकी और कुछ आएगा, 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा। तो रिलेशन नहीं आ गया। जब हम लोग R इनवर्स निकालते हैं तो R इनवर्स में कुछ नहीं करना होता, बस इसी को उल्टा कर देना होता है। और R इनवर्स को लिखने का तरीका होता है R इनवर्स, और जो इसमें लिखा है उसको उल्टा कर देंगे, 1, 1 हो जाएगा, 1, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, वही हो जाएगा। और 2, 4 है तो इसका उल्टा 4, 2 हो जाएगा। 3, 9 है तो इसका उल्टा 9, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसका हम लोग डोमेन निकालें, इसका हम लोग अगर डोमेन निकालेंगे तो डोमेन आ जाएगा 1 2 3, डोमेन हो जाएगा 1 2 3। अगर इसका हम लोग रेंज निकालेंगे तो हो जाएगा 1 4 9। लेकिन अगर हम लोग R इनवर्स का डोमेन निकालेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू 1 4 9। अगर इसका हम लोग रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, 1 2 3, रेंज हो जाएगा 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर जो R रिलेशन का रेंज है वो R इनवर्स का डोमेन हो गया, और जो R का डोमेन है वो R इनवर्स का रेंज हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए, डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ R, और रेंज ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ R। तो ये रिलेशन होता है। इनवर्स का मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर देना है। जो R में डोमेन रहेगा वो R इनवर्स में रेंज हो जाएगा, जो R में रेंज रहेगा वो R इनवर्स में डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालना हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और आगे के और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू।